नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 29 मार्च को हमारे कर्म के कारक शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हो चुका है और 2028 फरवरी तक शनि यहीं रहेंगे। इसका क्या मतलब है, पूरे विश्व पर इसका क्या प्रभाव होगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर इन जनरल क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संबंध में एक वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आपका राशि या आपका लगन मेष है तो आपको शनि के इस ट्रांजिट का किस तरीके का प्रभाव मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कहाँ फ़ायदा होगा, कौन कौन से प्लैनेट्स का कंजंक्शन शनि के साथ होगा और वो आपके जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को कुछ बहुत सरल उपाय भी बताता चलूँगा जिनको करते हुए आप इस ट्रांजिट के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसी भी ट्रांजिट को देखने के 3 तरीके होते हैं। लगन से देखा जाता है, राशि से देखा जाता है ट्रांजिट को, और नक्षत्रों के हिसाब से देखा जाता है। शनि अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे जब वो मीन राशि में आएंगे। तो पूर्वा भाद्रपद में शनि किस तरह का प्रभाव देते हैं इसका वीडियो मैं आप लोगों को नक्षत्र लेवल का अलग से दे चुका हूं। उसका मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावे राशि और लगन से दोनों से देखना किसी भी ट्रांजिट को बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर वीडियो में लोग पूछते हैं कि किससे देखें। जब शनि के जैसे स्लो मूविंग प्लैनेट का ट्रांजिट आपको देखना है जो 2.5 वर्ष तक आपके एक जगह पर बैठे रहेंगे, तो आपको राशि और लगन दोनों से देखना चाहिए। दोनों का ही प्रभाव पड़ता है और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है कि लगन मतलब 70% और राशि का मतलब 30%। ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से देखना चाहिए। और मैं जब वीडियोस बनाता हूं, फास्ट मूविंग प्लैनेट का तो मैं वीडियोस बनाता ही नहीं, स्लो मूविंग प्लैनेट्स का वीडियो बनाता हूं और मैं लगन और राशि दोनों के प्रभावों को फैक्टर इन करता हूं। तो इस चीज के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 29 मार्च को देर रात शनि मीन राशि में प्रवेश किए हैं और शनि के साथ उस समय में वहां सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु विराजमान रहेंगे। फास्टर मूविंग प्लैनेट्स तो धीरे धीरे आगे निकल जाएंगे। राहु 18 मई तक मीन राशि में ही रहेंगे और लगभग 51 डेज तक शनि के साथ रहेंगे। तो ये ट्रांजिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और शुक्र भी काफ़ी दिनों तक शनि के साथ रहेंगे। अब सवाल है कि मेष वालों के लिए इसका मतलब क्या है और क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखिए, शनि और राहु के विषय में मैं पहले भी वार्षिक राशिफल वाले वीडियो में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया है मैंने इस पर। आप वार्षिक राशिफल वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मेरे चैनल पर, तो उसमें आप मेष राशि का जाकर सुन सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि शनि और राहु जब तक रहेंगे 12th हाउस में, तो ये कम्बिनेशन को बहुत अच्छा कम्बिनेशन नहीं माना जाता है। ये आपको बुरी संगति दे सकते हैं, बुरी आदतें दे सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस ये करवा सकता है। और कैसे करवा सकता है? राहु अपने माया में आपको फंसाकर कुछ ऐसा काम करवा सकता है आपसे जिसमें आपको खर्च अत्यधिक हो और आपका कैलकुलेशन फेल हो जाए। क्योंकि याद रखिए, शनि आपके कर्म भाव के कारक भी हैं और 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो 10th और 11th हाउस के लॉर्ड जब राहु के माया से प्रभावित होंगे तो कार्य क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में
ये आपको कुछ परेशानी दे सकते हैं। तो इन लगभग 50 दिनों में कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो बहुत सावधानी से कीजिएगा। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, किसी को भी फेस वैल्यू पर मत लीजिएगा। बिना रिसर्च किए हुए, बिना सोचे समझे कोई भी काम या किसी भी व्यक्ति को यदि कुछ कमिट कर रहे हैं तो उसका बड़ा ध्यान रखिएगा। रेमेडीज़ भी मैंने बताया है। शनि एवं राहु जब 12th में रहेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा रेमेडी कि आप भगवान काल भैरव की पूजा कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, माँ काली की पूजा कर सकते हैं। ये जो उग्र देवता हैं ये राहु और सैटर्न के एनर्जी को सबसाइड करने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। राहु के लिए आप भगवती माँ दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं। मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि दुर्गा सप्तशती का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है जिसको सप्तश्लोकी दुर्गा कहते हैं, उसको यदि आप पढ़ेंगे तो राहु के दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। 18 मई के बाद राहु आपके 11th हाउस में चले जाएंगे तो राहु आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे। शनि जब 10th और 11th के लॉर्ड आपके 12th में आ रहे हैं तो एक बात तो तय है कि कार्य क्षेत्र में कुछ दबाव का अनुभव आप करेंगे। इससे पहले तक शनि बहुत अच्छी स्थिति में थे, आपके 11th हाउस में थे, तो 2.5 वर्ष तक शनि ने आपको हर चीज़ दिया होगा। बहुत अच्छा ट्रांजिट रहा होगा सैटर्न का। आपके जितने भी विशेज़ हैं उनको फुलफ़िल किया होगा सैटर्न ने। बहुत सारे लोगों को नए अपॉर्चुनिटीज़ मिले होंगे, नए बिजनेसेस मिले होंगे, इन्वेस्टमेंट्स का लाभ मिला होगा। अब थोड़े से चैलेंजेस शुरू होंगे, यदि आपका लग्न है तो भी और राशि है तो भी। यदि आपकी राशि मेष है तो आप पर 7.5 की शुरुआत हो रही है और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोगों ने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। काम आपको कुछ ऐसे मिल सकते हैं जो आपके टैलेंट, आपके कैलिबर, आपके शिक्षा के अनुरूप ना हो। तो इस समय में ज़्यादा मीन मेख निकालने के बजाय आप शांति से काम को एक्सेप्ट कीजिए। ये खास करके वैसे लोगों के लिए है जिन लोगों की नौकरी छूट जाए या जो लोग नया नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। तो आप बहुत ही लेवल हेडेड रहकर आपको जो काम मिलता है उस काम को स्वीकार कीजिए। थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 10th के लॉर्ड 12th में हैं तो काम से संबंधित लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। और विदेशों से संबंधित यदि कोई काम है, मल्टीनेशनल वगैरह में काम करते हैं, लोगों को विदेश भेजने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वालों के लिए ये ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि 10th लॉर्ड 12th में है इसलिए काम में थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी का अनुभव तो होगा। तो आवश्यकता है मन को बहुत शांत रखकर काम करने की। तो काम के क्षेत्र में कुछ दिक्कतें होंगी, हो सकता है जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप मुहूर्त कुंडली देखिएगा, शनि जिस समय में प्रवेश कर रहे हैं मीन राशि में, तो आपके स्वामी मंगल आपके पराक्रम भाव में है। तो मंगल के इस फेवरेबल पोजीशन के वजह से आपको वो जुझारूपन मिलेगा। यू विल हैव द एबिलिटी कि जो सिचुएशन आपके सामने आता है उसको आप बहुत अच्छे से फेस कर पाइए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। शुरू के कुछ दिन एटलीस्ट 14 मई तक आपके भाग्य भाव के स्वामी गुरु 2nd हाउस में रहेंगे। तो ये जो पीरियड होगा लगभग 40-45 दिनों का, ये पीरियड तो अच्छा होगा। आमदनी में कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ज़्यादा लॉसेस वगैरह की भी चिंता नहीं रहेगी। लेकिन एक बार जुपिटर जब आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे तब फिर 12th हाउस के शनि आपको खर्चे अधिक करवा सकते हैं। और खर्चा कई प्रकार से हो सकता है। हेल्थ से संबंधित खर्चा हो सकता है, घर में कोई बीमार पड़ जाए उससे संबंधित हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो सकता है, बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, अनप्लैन्ड खर्चे जो आप जिनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसे खर्चे आपके सामने आ जाएंगे और उसको आप टाल नहीं पाएंगे, वो आपको करना पड़ेगा।
तो फाइनेंशियल प्रेशर का दबाव थोड़ा महसूस करेंगे, और ये और भी ज़्यादा पर्टिनेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस, आपके वेल्थ के हाउस पर है। तो एक तो राहु और शनि फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा परेशानी में डालने का मादा रखते हैं। दूसरा, शनि के खुद की दृष्टि सेकंड हाउस पर, यह भी फाइनेंशियल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि होगी तो रिलेशनशिप्स में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होंगे। आपकी स्पीच कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि लोगों को ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति में घमंड बढ़ गया है, या फिर ये व्यक्ति कर्कश बोल रहा है, और इसके वजह से आप कहना कुछ चाहेंगे, आपका आशय कुछ और होगा और लोग समझ कुछ और लेंगे। तो इस समय में शब्दों का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए, अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि है तो अपने रिलेटिव से दूर जाने की बात भी हो सकती है इस समय में, चाहे वो काम के मामले से हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से हो, और फैमिली से भी दूर जाने की घटना बन सकती है। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की दृष्टि 6th हाउस पर होगी और ट्रांजिट के शुरुआत के पहले 50 दिन में केतु वहाँ पर उपस्थित होंगे। इस केतु पर शनि की भी दृष्टि होगी और मंगल की भी दृष्टि होगी। ये डाइजेशन से संबंधित परेशानियां क्रिएट कर सकता है, छोटे मोटे सर्जरीज तक दे सकता है ये। इसके बाद केतु जब 5th हाउस में चले जाएंगे तो 5th हाउस भी कहीं ना कहीं डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने गट हेल्थ का ध्यान और इन जनरल वैसे भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। 6th पर शनि की दृष्टि होगी तो आपके कंपेटिटर्स, आपके दुश्मन इस समय में परेशान कर सकते हैं, और कुछ लोग तो आपसे अदावत वैसे ही बिना वजह का मोल ले लेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि इस व्यक्ति का मैंने क्या बिगाड़ा है कि ये मेरा दुश्मन बन रहा है। 6th हाउस पर शनि की दृष्टि का एक और मतलब होगा, आलस्य बढ़ेगा, डेली रूटीन आपका खराब हो सकता है। 6th हाउस पर शनि की दृष्टि का मतलब ये हो सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन जब थोड़ा डाउन हो तो लोन लेने की टेंडेंसी रहेगी, इससे बचना चाहिए। 6th पर शनि की दृष्टि का मतलब ये भी है कि ऑफिस पॉलिटिक्स में इस समय में बिल्कुल मत पड़िए। अपने कार्य क्षेत्र में बहुत शांति से काम करते रहिए, और नहीं तो दिक्कत होगी। हेल्थ का ध्यान एक और वजह से भी रखना चाहिए। जब 12th हाउस में सैटर्न रहेंगे तो 12th हाउस के सैटर्न एंग्जाइटी को बढ़ा सकते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, इसके वजह से नींद की समस्याएं आ सकती है। और स्ट्रेस लेवल्स जब बढ़ता है तो क्या होता है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। तो इस हिसाब से भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और बड़ा अच्छा रेमेडी सैटर्न के लिए होता है कि आप प्राणायाम कीजिए, इससे आपका बॉडी मन बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेगा। सैटर्न राहु 12th में है, 6th पर शनि की दृष्टि है, 2nd पर शनि की दृष्टि है। कुछ लोगों के साथ फ्रॉड के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, उस समय भी शुक्र भी वहाँ पर वक्री रहेंगे। बिजनेस वगैरह करते हैं या वैसे भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं या किसी के कहने पर कहीं इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो बहुत सावधानी आप लोगों को रखनी होगी इसकी। 12th में बैठकर शनि की दृष्टि 9th पर होगी तो लंबी यात्राएं बहुत लोगों को करनी पड़ सकती है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा। लेकिन इन यात्राओं में कष्ट भी हो सकता है, व्यर्थ की यात्राएं भी हो सकती हैं। अपने परिवार से, रिलेशन से, पिता से दूर जाने की संभावना भी बनती है। 9th पर शनि की दृष्टि का मतलब है पिता को कष्ट हो सकता है, आपके गुरु को कष्ट हो सकता है। इसका ये भी मतलब है कि अपने पिताजी के साथ, अपने गुरुज और मेंटर्स के साथ किसी भी वाद विवाद, परेशानी वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छी सलाह सुननी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। सैटर्न 12th में है तो एक लोनलीनेस की फीलिंग आती ही आती है। 12th में जब सैटर्न रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द सभी चीज़ होगा, फिर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी नहीं है, बहुत लोनली फील करेंगे। अभी तक मैंने अधिकतर नेगेटिव बातें आप लोगों को बताई हैं, लेकिन 12th के सैटर्न कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी है। अब जैसे मैंने कहा शुरू में ही कि जो लोग भी विदेशों से संबंधित काम करते हैं उन लोगों का काम भले ही थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन काम होगा।
दूसरा चीज़, ये शनि रिसर्च के लिए, जो लोग भी रिसर्च के फील्ड में हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये शनि आपको आत्ममंथन की वो शक्ति देंगे, अपने अंदर झांकने की वो शक्ति देंगे, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आएंगी। जिन आंसर्स को आप बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे वो सब आपको अंदर से मिलेगा। आपके इंट्यूटिव सेंस को, आपके इंट्यूशन के पावर को ये शनि कई गुना बढ़ा सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा मेडिटेशन, साधना वगैरह कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये एकांतवास, गुरु का आश्रम, रिलीजियस यात्राएं, ऐसे जगहों पर भी ये शनि ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये शनि आपको एक आंतरिक शक्ति देंगे जिससे कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। रेमेडी क्या करना चाहिए? देखिए, मेष राशि वालों के लिए 7.5 की शुरुआत है तो हनुमान जी की पूजा तो बिल्कुल मस्ट हो जाती है। वैसे भी मेष वालों के स्वामी मंगल हैं तो हनुमान जी की पूजा तो आप लोगों के लिए बनती है। इसके अलावा जब शनि और राहु साथ में रहेंगे तो मैंने कहा देवी की पूजा, भगवान काल भैरव की पूजा, माँ काली की पूजा, और सबसे अच्छा रेमेडी जो मैंने बताया जिससे मन भी रिलैक्स्ड रहेगा और आपकी स्पिरिचुअलिटी एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। 12th में सैटर्न के होने का आप वो लाभ ले सकते हैं, वो रेमेडी है प्राणायाम। इन चीज़ों को आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आपका यदि मेष राशि या मेष लगन है तो शनि के इस ट्रांजिट को आप और अच्छे से समझ पाए होंगे। शनि का जब नक्षत्र परिवर्तन होगा, शनि जब उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, या शनि इसी वर्ष जुलाई में जब वक्री होंगे, तो इन चीज़ों से संबंधित मैं वीडियोस समय समय पर आपको देता रहूँगा। यदि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।